नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टराइजेशन कराया था आपके, और एज वेल एज मैंने आपको उसमें डेफिनेशन क्लोज भी क्लियर कराई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डेफिनेशन क्लोज जो है याद कर लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज। तो सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर हम डेफिनेशन क्लोज जब खत्म करते हैं तो उसके आगे हमने देखते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर 1 क्या था आपका? प्रीलिमिनरी था। तो सबसे पहले अपन ने देखा चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 1 2 का 3। चैप्टर नंबर 2 कहता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 4 to 17। चैप्टर 3 कहता है इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 18 से लेकर 30 तक। चैप्टर नंबर 4 कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 31 से 44। और चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ बनफेड सेलर, जो कि राजस्थान एडीजी के एग्जाम में आया भी था, 45 से 54 याद भी हो जाएगा, 45 से 54। देन आता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं आप, सेक्शन 55 से 61 एंड मिसलेनियस 62 से 66। यहाँ पे अभी ये जुड़ा हुआ है, पंजाब जुडिशरी के अंदर आता है, आपके हरियाणा जुडिशरी के अंदर आता है, ठीक है, फिर बिहार जुडिशरी के अंदर आता है, यूपी जुडिशरी के मेन एग्जाम में आता है, एज वेल एज राजस्थान जुडिशरी में जुड़ गया, और आपके इस पे भी आता है, क्या बोलते हैं, दिल्ली जुडिशरी में भी आता है। तो इसको आराम से कर सकते हैं, छोटा सा एक्ट है। इस एक्ट का हमारे पास फाउंडेशन कोर्स भी है, प्री प्लस मेन का है, आप वो परचेज कर सकते हैं हमसे। इस एक्ट की सिर्फ प्री के लिए, आपको प्री ओरिएंटेड के लिए चाहिए, वो भी हमारे पास है। जब प्री ओरिएंटेड वाला लेंगे, छोटा सा उसका फीस है, साथ में प्री का पेपर भी इसमें शामिल होगा। फाउंडेशन बेच वाला लेोगे तो पूरा डिटेल स्टडी है, उसमें प्री प्लस मेन का भी पेपर शामिल होगा। आइए आगे चलते हैं। मतलब आप सिंगल सब्जेक्ट भी हमसे ले सकते हैं, पूरा कोर्स तो ये फाउंडेशन ले सकते हैं, पूरा प्री ओरिएंटेड ले सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 कहता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो पहले आप इसको डिवाइड करना, पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। आइए डिवाइड करते हैं। ये आपका डिवाइड हो जाएगा। पहला आ जाएगा आपके पास सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन नंबर 4, ठीक है। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, मैं हूँ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर हम दूसरे नंबर पे चलेंगे तो आता है आपके पास, क्या आता है, फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 5 ये आपको समझाता है, एक पार्टी प्रपोजल देगी, दूसरा एक्सेप्टेंस करेगी, और ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होगा वो एक्सप्रेसली हो सकेगा या इम्प्लाइडली हो सकेगा, कैसे हो सकता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटीज। फिर आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, ये क्या ऐसे डिवाइड करके लगता है तो याद जल्दी हो जाता है। तीसरा कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 6 से लेके 8 तक। और 4 कहता है आपका प्राइस, सेक्शन नंबर 9 से लेकर 10 तक। और 5 कहता है आपके पास कंडीशन एंड वारंटी, जो बात करता है 11 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको पढ़ने बैठोगे तो पहले जब चैप्टर आएगा आपका चैप्टर 2, तो पहले उसको डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले आता है सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। सेक्शन 4 जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ नोट करना, सेक्शन 4 के अंदर सबसेक्शन 1 कहता है सेल डिफाइन। अब सेक्शन 4 सेल को डिफाइन करता है, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम मैं टीपी एक्ट पढ़ता हूँ, वहाँ पर भी सेल है। बिल्कुल टीपी एक्ट में भी सेल है। टीपी एक्ट के अंदर सेल पढ़ते हैं 54 में, देखो ये 4 है वो 54 है, याद भी हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना टीपी एक्ट के अंदर जो सेल होती हैं वो किससे रिलेटेड होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल है वो कहाँ पे होगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होगी। तो आपका क्लियर हो गया। अब इसका सबसेक्शन 1 सेल को डिफाइन करता है। सबसेक्शन 2 कहता है ये सेल एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 7 कहता है कि भैया हमारे पास जो भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट को मैं ICA बोलती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 7 कहता है भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो विदाउट कंडीशन होगा। सेक्शन 8 अलग बात कहता है, तो 7 ने तो कहा भाई विदाउट कंडीशन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। सेक्शन 3 कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट के पैरेलल चलूंगा। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कहता है भैया बात तू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लेना, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट फिर भी अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक वैसे हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के पहले चलता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 कहता है कि भैया जो आप जो है किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, जबकि पार्टनरशिप कहता है भैया मैं बिजनेस करने से रोक सकता हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो अप्लाई नहीं होगा। तो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कॉन्ट्रेरी होगा वहाँ पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो ठीक वैसे ही वहाँ सेक्शन 7 कहता है, लेकिन ये कहता है भैया कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सब सेक्शन 3 जो है बेटा आपका, वो बताता है डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट टू
सेल, इसको एग्रीमेंट टू सेल भी निकलता है अपने मुंह से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी निकलता है। दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों का ऐसे संविदा करार यानी विक्रय करने की संविदा है या विक्रय करने का करार है, तो अग्रीमेंट टू सेल काम आएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल वर्ड कहाँ यूज़ किया गया, टीपी एक्ट के अंदर किया गया, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे अग्रीमेंट टू सेल। तो सबसेक्शन 3 किसको डिफाइन करता है, अग्रीमेंट टू सेल को करता है। तो पहले ने किसको डिफाइन किया, सेल को डिफाइन किया। सेकंड ने क्या कहा, एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकती है। थर्ड क्या कहता है, अग्रीमेंट टू सेल, मतलब दो चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। क्या क्या दो चीज़ें याद रखनी है, पहला बेटा आता है टाइम और दूसरा कंडीशन। यदि मैंने कोई फ्यूचर टाइम के लिए बात किया है या मैंने कोई फ्यूचर कंडीशन फुलफिल होने पे बात की, तो वो होता है अग्रीमेंट टू सेल, और एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होती है। तो सबसेक्शन 4 कहता है अग्रीमेंट टू सेल सेल में कब कन्वर्ट होती है, तो जैसे ही वो टाइम लैप्स हो जाता है या जैसे वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो सेक्शन 4 जो है वो प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने पता है प्री ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, जब हमारे फाउंडेशन बेस की क्लासेस होती है ना, फिर हम इसको पूरा रीडिंग भी कराते हैं, फिर उसमें अंडरलाइन भी कराते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, फिर हम ये भी बताते हैं कि बिहार जुडिशरी में ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन बिहार में जुडिशरी में आया हुआ है। फिर इसको लिखना कैसे हम वो भी बताते हैं, और इसके साथ कोई केस लॉज हो तो वो भी लिखवा देते हैं, होता है तो नहीं होता तो नहीं लिखाते। फिर इसके साथ मेन का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो जब हम फाउंडेशन बैच की क्लासेस लेते हैं तो एग्रीमेंट टू सेल और सेल में भी डिफरेंस, जहाँ डिफरेंसेस आते हैं वो भी हम लिखवा देते हैं। वो मैं हिंदी में और इंग्लिश में लिखवाती हूँ, फिर इंग्लिश में अगर मेरे पास होती है तो मैं फ़ोटो खींच के भी दे देती हूँ। बाकी पहले समझाती हूँ, क्योंकि देखो फ़ोटो खींच के किताबों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है, बट ना क्या होता है कि मेल लैंग्वेज में लिखते तो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अपना सेक्शन 4 हमारा खत्म होता है। देन चलते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 में आपके पास 2 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन कहता है एक पार्टी प्रपोजल देगी, दूसरा एक्सेप्टेंस। तो पहले का टाइटल लगाओ, एक पार्टी प्रपोजल देगी और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगी। सेम टू सेम फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 भी ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कंडीशन होगी, पार्टी होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर वही है। और सब सेक्शन 2 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल को रिटन या फिर ऑरल हो सकता है या फिर कंडक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे जो लिखा ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड एंड माउथ, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस। जो चीज़ लिखी हुई या बोली भी होती है उसे बोलते हैं एक्सप्रेसली, ठीक है। और दूसरा आता है आपके पास बाय कंडक्ट, दैट इज अ कॉल इम्प्लाइडली। तो लिख दीजिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, बाकी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ तो डायरेक्ट लिखता है एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लाइडली, बट इसका मीनिंग यही निकलता है। और अपन को आपको कभी देखना है कि इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप देख सकते हैं। कहाँ पर ऑब्लिक करके लिखो, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 एक प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। सब सेक्शन 2 इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, ऑब्लिक करके लिखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 189 में जाना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 189 जाके पढ़ना, वहाँ पे इम्प्लाइड और एक्सप्रेस की डेफिनेशन देखिए। और ये इम्प्लाइड एक्सप्रेस यहाँ मिलेगा, सीपीसी के सेक्शन नंबर आपको 9 में मिलेगा। ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस वर्ड आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। जब आप बीएनएस पढ़ते हो या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ते हो, वहाँ पर भी आपको मिलेगा इम्प्लाइड क्या होता है, एक्सप्रेस क्या होता है। इवन जब आप चोरी की डेफिनेशन पढ़ते हो वहाँ पर भी शब्द मिलता है इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। तो ये आपको मिलते रहते हैं, इसकी कोई चिंता है ही नहीं। तो सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि आपका हाउ सेल हाउ मेड। अब देखो ये लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, लिखा ना हाउ मेड, सेम ऐसा कैसा वर्ड हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, टीपी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 54। आप पढ़ना टीपी एक्ट का सेक्शन 54, वहाँ पर भी एग्जैक्ट ये लिखा है सेल हाउ मेड। वहाँ सेल हाउ मेड क्या होती है, 100 रुपये से कम हो तो रजिस्टर्ड, 100 रुपये से अधिक हो तो डिलीवर। और यहाँ सेल हाउ मेड का मतलब होता है एक पार्टी क्या बोल देगी, प्रपोजल देगी, दूसरा एक्सेप्ट करेगी। नाउ सेक्शन 6, 7, 8 सबसे अच्छी बात, जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, टीपी एक्ट के अंदर गिफ्ट पढ़ते हैं। गिफ्ट कहता है भैया हम तो प्रेजेंट प्रॉपर्टी का ही गिफ्ट करेंगे, फ्यूचर प्रॉपर्टी का नहीं करेंगे, क्लियर बनाए। यहाँ सेक्शन 6 कहता है कि जब हम एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं और फ्यूचर प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 6 कहता है एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, वर्तमान या भावी माल। नंबर 1 कहता है कि सेल का सब्जेक्ट मैटर जो है आपके पास पोजीशन में होता है वो भी हो सकता है, फ्यूचर में आने वाला वो भी हो सकता है। और नंबर 2 कहता है कि जब कभी भी सेल हम करते हैं किसी अनिश्चित घटना पे घटित होने पर, तो हमारे क्या बोलते हैं किसी इवेंट पर भी हैपन हो सकती है, तो वो शर्त हो गई। तो जो 2
वैल्यू है जो किसी अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने पर या न होने पर डिपेंड होता है आपकी डिलीवरी, इसको बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसेक्शन 2 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम बात करते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेटा, तो इस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप बहुत सारी जगह पे पढ़ते हो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 31 से 36 पढ़ते हो, फिर आप कंटीजेंट इंटरेस्ट पढ़ते हो ना टीपी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 21, फिर आप कंटीजेंट डिक्री पढ़ते हो सीपीसी के अंदर ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 2 के साथ। अब ये तीनों मैंने क्यों लिखा है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, जब एक शब्द जो मेन शब्द आ जाता है वो और भी कहीं दिखता तो याद होना चाहिए। ये रिकॉल करने की पावर होती है अपने माइंड की, कि अभी भले इन तीनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में सारे एक्ट चलते हैं, तो सारे एक्ट को कंबाइन करने की रिलेशनशिप तो है ही ना, तो वो तो आपको बार बार ये रिवाइज करोगे तो वो याद हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 कहता है, सबसेक्शन 3 कहता है कि सेल के द्वारा विक्रेता का भावी माल का सांप्रतिक विक्रय करना तात्पर्य है वह संविदा उस माल के विक्रय करने के करार के रूप में प्रवर्तित है। फ्यूचर माल की बात करते हैं तो उसका अग्रीमेंट टू सेल आएगा, तो लिखो इन केस ऑफ सबसेक्शन 3 कहता है फ्यूचर माल के जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ एग्रीमेंट टू सेल आएगा। तो हैंड टू हैंड में डिलीवरी करते हो दैट इज अ सेल, इंग्लिश वाले। वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेल प्रपोज टू इफेक्ट इन ए प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर गुड्स का प्रेजेंट में इफेक्ट कब होगा, जब हम एग्रीमेंट टू सेल करेंगे, अन्यथा इफेक्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल और 2 कहता है मैं डेफिनेशन और 3 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले चलूंगा, 4 कहता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, 5 कहता है आपके पास हाउ मेड और 6 कहता है प्रेजेंट और फ्यूचर गुड्स। नाउ 7 इक्वल टू 7 कैसा है पता है, 7 बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 7। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 20 है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 20 क्या है, मिस्टेक ऑफ एक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि जिस थिंग्स का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। ठीक वैसे सेक्शन 7 कहता है कि जब हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल के लिए और जब मैं कर रही हूँ उस वक्त मुझे पता ही नहीं वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जल चुकी है, तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन 7 कहता है कि एग्रीमेंट करते समय हमें नहीं पता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमें नहीं पता कि चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा, बट गुड फेथ में होना चाहिए। और 8 कहता है जब हमने आपसे एग्रीमेंट टू सेल किया तब सामान एग्जिस्टेंस में था, बट जब सेल का समय आया उससे पहले वो जल गया, बारिश आ गई, बह गया, आग लग गई, जल गया, तो फिर क्या होगा, तो वॉइड होगा। बट इसमें डिफॉल्ट दोनों में से किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट हुआ तो जिस पार्टी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो कंपनसेशन करेगा। तो सेक्शन 7 और 8 हमारा प्री का सवाल है और दोनों के नेचर वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। और एक्सेप्शन क्या है कि इनमें से जिसकी डिफॉल्ट की वजह से सब हुआ है वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 7 कहता है आपका गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्शन 8 कहता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो ये आता है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल है, सेक्शन 2 डेफिनेशन है, 3 कॉन्ट्रैक्ट के पहले चलता है, 4 सेल और एग्रीमेंट टू सेल कहता है, 5 आपका कहता है हाउ मेड, 6 कहता है प्रेजेंट और फ्यूचर गुड्स, 7 कहता है एट कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल होना और 8 कहता है एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जिस्टेंस बट इन केस ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉय हो चुका तो वॉइड होगा। नाउ सेक्शन नंबर 9 कहता है जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ ही साथ हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कोर्सेज फाउंडेशन बेस के कोर्सेज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आपको दे दिया है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप जो लॉ के कंटिन्यूस बच्चे हैं वो अब 3 साल में आप अपना LLM कर सकते हैं, PhD में एंट्रेंस हो सकते हैं, साथ में अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं और 3 साल में अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। 3 साल का पैकेज ले सकते हैं जिससे आपको 2 बार रिवीजन मिलेगा, एक बार पूरा फाउंडेशन बैच होगा और 2 बार उनका रिवीजन मिलेगा। उसकी फीस स्ट्रक्चर जाने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो नुकसान नहीं करती, वो फायदेमंद ही होती है। अच्छा ना, इस बार आपका LLM हो जाएगा, नहीं तो बच्चा LLM भी नहीं कर सकता है और LLM वो प्रैक्टिस साथ साथ कर सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई तो आदमी वकील साहब तो पढ़ाई करेंगे तब होगा ना, वकील साहब पढ़ाई करेंगे, LLM करेंगे और LLM के साथ आपको पता है 2 साल के LLM में एक DCLL हो जाएगा, 1 साल DCLF से हो जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशंस बढ़ जाएगी। तो जीवन में जब भी कुछ होता है अच्छा के लिए होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 3 साल का नया कोर्स निकाला ताकि LLB परस्यूइंग बच्चा हमारे 3 साल का कोर्स ले सकते हैं जिसमें एक फाउंडेशन बैच कंप्लीट होगा 1 साल में और अगले 2 साल में उनका रिन्यूअल हो, ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा और रिवीजन होगा, यानी हर एक सब्जेक्ट को 3-3 बार आप पढ़ पाएंगे। साथ में टेस्ट रिव्यू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की फीस के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप पूरा इंडिया का कोर्स एक साथ ले सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट का ले सकते हैं, उनकी फीस भी अवेलेबल है। साथ में सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हैं, प्री ओरिएंटेड के लिए उसकी फीस भी अलग से है। आप क्या बोलते हैं फ्री प्रेस में प्रेस क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए वो भी सब अवेलेबल है। तो क्लास की जानकारी के लिए आप इस मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके भी ले सकते हैं
974460। आप जोधपुर में मेरा कोचिंग है, आप यहाँ आके भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। आप घर बैठ के ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, हमारे 2 वे कम्युनिकेशन क्लासेस चलती है जिसका डेमो लेके देख सकते हैं और केवल रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बस शर्त ये है, चाहे आप ऑफिस जोधपुर आके पढ़ेंगे, चाहे घर बैठ के पढ़ेंगे, चाहे रिकॉर्डिंग, तीनों की फीस हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि पढ़ाने का वे तीनों में एक है, सेम चीज़ें हम तीनों को डिलीवर एक समय करते हैं। ऑफलाइन में जो बच्चा बैठता है वो यहाँ बैठता है, ऑनलाइन में आप उसी समय साथ में बैठते हो, और रिकॉर्डिंग भी लेते हो तो जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वही अपलोड की जाती है, इसलिए फीस तीनों की सेम टू सेम है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेलो गुडसेट का अगले पार्ट के साथ।